Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Mohammed Junaid. Good afternoon, Shah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Sneha Priya. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Minu. So let's start the lesson now. लास्ट क्लास में हम शमशान के बारे में बातचीत कर रहे थे। जो शमशान पहाड़ से कहते हैं, मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन लोग मुझसे घृणा करते हैं। जब वो ऐसे कहते तो तब पहाड़ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं और इसके अलावा और किसी से नहीं। फिर ऐसे ही देखते रहने से क्या हुआ, उसी समय एक नवयुवक अपनी जो मरे हुए बीवी को लेकर वहां पर आया था। वो इतना रोया कि वो उनके पत्नी के बिना ना रह सकता था। फिर शमशम ने सोचा कि वो भी 2-3 दिन में मर जाता है, फिर मेरे पास आ जाता है, लेकिन वो नहीं आया। तब पहाड़ मुस्कुराने लगा। फिर क्या हुआ इसके बाद, और 2-3 दिन, 2 साल हो गया। फिर वही आवाज वापस आ रहे थे, जो आवाज था कि वो नवयुवक, फिर उसकी दूसरी पत्नी मर गई थी। फिर वो अब तीसरी, 1 साल हो गया, उसके बाद फिर उनका तीसरी बीवी भी मर गई। एक बार फिर शमशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ ही इसे दख ने अवश्य ही उसके जीवन में अंत कर दिया होगा। शमशान बार बार मन में यह साथ समझाए बैठे रहा कि कब वो उस युवक के और उसकी पत्नी को अपने गोद में सदा के लिए मिला है। ऐसे मिलाप जिससे वियोग का भय ना हो, बिछुड़ने का आशंका ना हो, पर उसका शव न आया। उसके हृदय की लालसा बनी रही। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। रोज ही न जाने कितने शव जलाते, मनुष्य रोते, शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी के मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। क्या हुआ, रोज यही बात करते थे दोनों, पहाड़ और शमशान। लेकिन अब शमशान के मन में जो शमशान बात कर रहे थे, तब उनका स्तर था थोड़ा कम हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर जो पहाड़ था, उसका व्यंग्य, उसका हंसी मुस्कुराहट थोड़ा ज्यादा हो गया था। 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए हो गए, शमशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य के ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया था। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी के विवाह कर लिया हो। फिर 2 वर्ष भी नहीं बीत गया था, सिर्फ वही आवाज आया उस नवयुवक का। वो था उनका तीसरा पत्नी मर गई थी, तब वो वहां पर आया, उनको जलाने के लिए आया था। शायद इस समय शमशान ने सोचा कि वो मजबूर से उनको शादी किया होगा, लेकिन वो भी मर गई होगी। उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुणा था। आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आश्रो गर्म सलाखों की भांति दुग्ध कर देने वाला था। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर ना था। उसकी बातों भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुण दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, पहले सुकेशी को, वो पहले पत्नी को इतना प्यार, इतनी प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कहता था, लेकिन जब वो दूसरी पत्नी मर गई तो वो कहा कि सुकेशी से भी ज्यादा प्यार था दूसरी पत्नी से। लेकिन आज तो वो इतनी गुणगान करता था उसकी तीसरी पत्नी की। पहली 2 पत्नियां थी, उनको वो भूल गया था।
और वो दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। फिर वो बता रहा था कि जो तीसरी पत्नी है वही है उनका सच्चा प्यार, और पहली दो स्त्रियां की प्रेम बचपना था, ना समझी थी। वो कहता है कि जो दो पत्नियों को वो शादी किया था वो तो उनको बहुत ना समझ थी और बचपना जो छोटे हैं ऐसे वो समझा रहा था। पहली उसके अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी थी, तीसरी अग्रगामिनी थी, उसकी पथ प्रदर्शक थी जिसके बिना वो एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका जीवन, इसका भावना के साथ कोई संबंध ही ना हो। कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दुरा रहा था। फिर क्या हुआ, वो तो उनको कंठस्थ कर लिया, बाहर कर जो पहले दूसरा दूसरा तीसरी ऐसे वो कह रहा था कि वो कहा था कि वो तीसरी पत्नी ही सब कुछ है। वही पुराने बातें, वही पुराने विलाप, वही पुराने आक्रंदन। मनुष्य के अलौकिक प्रेम के जिस भावना को शमशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। जो शमशान इतनी प्यार करते थे मनुष्य से, जब वो ये सब देख लिया तो वो भी पहाड़ की जैसे पत्थर का मन बन लिया। वो अवक विमूढ़ सा देखता रहा, उसकी दृष्टि पथराई हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था, उनके मन में एक प्रश्न हुआ था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो। जो पहाड़ ये सब देख रहा था, पहाड़ ने शमशान से कहा, तुम तो एक मूर्ख हो, इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यार नहीं है। वो प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वो हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। फिर पहाड़ ने शमशान को समझाया कि तुम देखो, जो लोग होते हैं वो तो जीवन भी कम प्यार नहीं करते हैं, फिर उनके लिए प्रेम, स्मृति, कल्पना ये सब जिंदा नहीं रहता है। फिर जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करने लगते हैं, जीवित रहने की ललक के चलते हैं और हर वियोग को वो झेलते हैं, फिर व्यथा सह लेते हैं, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम जो मनुष्य है अपने आप से करते हैं। यही है शमशान। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? No, ma'am. क्वेश्चन पूछू क्या? क्वेश्चन हाँ, पूछू या? शमशान का लेखक कौन थी? शमशान मन्नू भंडारी। भंडारी। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। शमशान किससे बहुत प्यार करते थे? उस आदमी से। आदमियों से। आदमियां शमशान से क्या करते थे? घृणा करते थे। घृणा करते थे। किस किस ने बातचीत कर रहे थे? पहाड़ से। पहाड़ से। कौन बात कर रहे थे? पहाड़ और शमशान। शमशान किसके बारे में बात करते थे? उस लड़के के बारे में। सिर्फ उस लड़के के बारे में? मनुष्य के और बारे में। मनुष्य के बारे में। मनुष्य के बारे में। नवयुवक का पहली पत्नी का नाम क्या था? सुकेशी। सुकेशी। नवयुवक की कितनी शादियां हुई थी? 3 शादियां। 3 शादियां। कितनी बीवियां थी? 3। 3। 5 वर्ष में युवक के कितनी पत्नियां मर गई?
तीन पत्नियां मर गई। 3 पत्नियां। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? अपने आप से। अपने आप से। ओके, एनी डाउट्स? No doubts, ma'am. ओके, तो पठित भाग कहानियों में लॉस्ट लेसन है आपके लिए, खून का रिश्ता। शैल आई कंप्लीट दिस वन, आफ्टरवर्ड्स आई विल टेक ए गद्य। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ खून का रिश्ता? खून का रिश्ता, खून माने ब्लड। ब्लड, रिश्ता माने रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। व्हाट वी कॉल रिश्तेदार। खून का रिश्ता? Blood relationship. ब्लड रिलेशनशिप, रिश्तेदार भी हम कहते हैं, है ना? आपके लिए एक प्रश्न है, आप सबके लिए। आप खून का रिश्ते को ज्यादा वैल्यू करेंगे या दोस्त या सहेली को? आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न मालूम हुआ? मैम दोनों को भी इम्पोर्टेंट देंगे मैम। दोनों को भी इंपॉर्टेंट देंगे। हाँ मैम। ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रियोरिटी? फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देंगे? या आपका Family. दोस्त सहेली को देंगे या रिश्तेदार को देंगे? फैमिली देन फ्रेंड्स। फैमिली, यस मैम। आफ्टरवर्ड्स फ्रेंड्स। यस मैम। ओके, खून का रिश्ता वो भी एक कहानी ऐसे ही है जो हम तो रिलेशनशिप में देख सकते हैं, फॉर रिलेटिव कहते हैं। कुछ लोग हमारे संबंधी, बहुत दूर के संबंधी, दादा दादी या नाना नानी और चाचा चाची, उनके ऐसे जो रिलेशंस होते हैं। हमारा फैमिली होता है, एक कुटुंब होता है। कुटुंब में माँ बाप, चाचा चाची, मौसा मौसी या मामा मामी, बुआ, ये सभी होते हैं। इनके लिए एक घर कहते हैं। उस घर में जो हमारा संबंध होता है, खासा संबंध कहते हैं, उसको हम खून का रिश्ता कहते हैं। ऐसे ही आपके लिए एक पाठ रखा गया है, खून का रिश्ता। इसमें भी 4 पात्र आते हैं, उनके बारे में मैं अभी बताता हूं। इसका लेखक है भीष्म साहनी। जो हिंदी साहित्य में भीष्म साहनी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ है। अब रावलपिंडी कहाँ है? रावलपिंडी, हैव यू हर्ड द नेम? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। आपके पिता का नाम हरवंश लाल था। आपने मास्को के विदेश भाषा प्रकाशन गृह में सन 1957 माने 57 से 1963 तक अनुवादक के रूप में काम किया। आप दिल्ली कॉलेज में अंग्रेजी की वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हुए रहे। आपकी विचार दृष्टि राष्ट्रीय और समाज परक थी। आपने अपनी कहानियों में निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के कुंठाओं, निराशा, घुटना, असंगतियों का स्वाभाविक तथा प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत किया है। आपकी सामाजिक दृष्टि स्वस्थ तथा स्पष्ट है। आपकी मृत्यु 11 जुलाई 203 में 3 को हुई है। आपका प्रसिद्ध कहानियां हैं माता विमहथा, भीवर, सिरका सदका, प्रोफेसर, अपने बच्चे, खून का रिश्ता, चीफ की दावत आदि शामिल है। तमस आपका बहुचर्चित उपन्यास है। ये सब जो खून का रिश्ता लिखे गए भीष्म साहनी के बारे में थे। प्रस्तुत कहानी में भीष्म साहनी ने सगाई की रस्म, रिश्तेदारों के असमियत वीर जी के ₹1 में
ही सगाई पर बल देना, मंगलसेन को अपना हैसियत पर नाज होना, मंगलसेन को अंततः सगाई में ले जाना। यहाँ पर था एक मध्यम वर्ग के जो एक लड़के का शादी तय करते हैं, उनकी सगाई के लिए रिश्तेदार के घर जाते हैं। तब यहाँ का इस पाठ का जो हीरो कहते हैं या मेन पात्र है वो है वीरू। वीरू का शादी तय करते हैं, उनके साथ उनके चाचा है, चाचा का नाम मंगलसेन है। इस कहानी में ये दोनों बहुत मुख्य पात्र में रहते हैं। जो ये वीरू जी था, ये वीरू जी जो पिछले दिनों में जब सगाई करने था तो लड़कियों वाले से बहुत ज्यादा पैसे लेते थे। कैसे कि सगाई में रस्म के नाम पर वो क्या करते थे, बहुत सारे पैसे मांगते थे। फिर मंगलसेन को अपनी हैसियत पर नाज होना, मंगल से वीर जी का क्रोध प्रकट करना, मंगलसेन के साथ दुर्व्यवहार, प्रभा के भाई द्वार चम्मच का वापस ला कर देना आदि घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्तमान परिवेश के यह कहानी अत्यंत प्रासंगिक है और कहानी तत्वों पर भी यह खरी उतरती है। जो इस पाठ में, इस नाटक में मुख्य पात्रधारी थे मंगलसेन, वीरू का जो शादी करने वाला था उस लड़की का नाम था प्रभा। फिर इसमें आएंगे तो वीरू की संतु, और जो संतु था वो घर का नौकर था संतु। फिर जो मनोरमा थी, मनोरमा जो वीरू था, वीरू का बहन थी मनोरमा, संतु था उस घर का नौकर। फिर प्रभा वीरू का शादी होने वाली वो लड़की थी। फिर मंगलसेन तो उसके चाचा थे। यही इस पाठ का बहुत प्रमुख व्यक्तियां हैं। जो वीरू का शादी तय होती है तो वो कहता है कि मैं ज्यादा पैसा नहीं लूंगा, मुझे पैसा लेना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कहता है कि सिर्फ 2.5 रुपए में मेरा जो 1.25 रुपए में मेरा शादी तय करके आना। फिर पिताजी कहते हैं मैं अकेला जाकर शादी निश्चय करके आऊंगा। तब सभी घर में बहुत गुस्से होते हैं क्योंकि एक शादी के लिए तो धूमधाम से मनाना चाहते हैं, लेकिन वीरू से ये सब नहीं पसंद था। वो कहता था कि शादी तो बहुत सीधा साधा होना चाहिए, ऐसे धूमधाम से शादी करना उनके लिए वो मना किया था। फिर क्या हुआ, जब वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते तो मंगलसेन उनकी चाचा थे, चाचा माने उनके पिता के दूरी संबंधी थे, लेकिन फिर भी वो इन्हीं के घर में रहते थे। जो सभी कहते हैं कि मंगलसेन को बहुत प्यार था कि वो भी सगाई में जाके उनके भाई के साथ जाना है, बहुत पसंद करता था। लेकिन जो घर के काम का जो नौकर था संतु आकर कहता है कि सिर्फ वहां पर भाई जी जाते हैं और कोई नहीं जाता है, तो मंगलसेन बहुत दुखित होता है। फिर इसके बाद वीरू जी कहता है कि बाबा आपके साथ मंगल चाचा है उनको लेकर जाओ। तब मंगलसेन भी वहां पर जाता है। वहां पर जाते समय उनके घर में जो रिश्तेदार बनने वाले हैं बहुत आदर से उनके घर में क्या है उनका इन दोनों का देखभाल करते हैं। फिर जब वो क्या करते हैं, जब ये वापस आने के समय वो 3 चम्मच चांदी का चम्मच देते हैं, लेकिन जब वापस घर आते तो वहां पर जो उनकी थालियां दिया था उनसे 1 चम्मच उसके घर में ही गिर जाता है। जब ये घर से वापस आते हैं तब पूरे वीरू की घर में खुशियां मनाते रहते हैं, लेकिन जब वो वहां पर खुशियां मनाते रहते हैं उसी समय
वीरू भी बहुत खुशी से रहता है। प्रभा ने मुझे क्या क्या भेजा है देखने के लिए जाता है तो वहां पर सिर्फ 3 चांदी की चम्मच होते हैं। तब वो बहुत दुखित होता है। कौन? वीरू। फिर इन्होंने पूछता है, सब कहते हैं थाली रखा था मंगलसेन के हाथों पर, मंगलसेन ने उसे चुराया है। फिर मंगलसेना पर सभी चुराने का बात कहते हैं तो वो बहुत दुखित होता है। फिर वो गिर पड़ता है उसी जगह पर। फिर इसके बाद क्या होता है, जो उनके घर में शादी की कार्यक्रम होता रहता है, उसी समय जो प्रभा की भाई थे वो वहां से वापस आता है, द्वार पर खड़ा रहता है और कहता है कि ये चम्मच हमारा घर में ही था, वो उसे वापस देने के लिए आता है। तब सबको मालूम होता है कि जो यहाँ पर रहने वाले मंगलसेन है वो बहुत अच्छा है, वो कुछ काम नहीं किया है, वो कुछ भी चुराया नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन हम उन लोगों को इसके बाद मालूम होता है कि जो वो आदमी था मंगलसेन वो बहुत अच्छा था, फिर भी उन पर झूठा इंतजाम लगाया। यही कहते हैं कि खून का रिश्ता, जो खून होते हैं, खून के रिश्तेदार होते हैं, पहले हम क्या करेंगे, कहीं हमारा कुछ चीज या पैसा कुछ कहीं रखा दिया, भूल गए तो हम क्या करेंगे, वो किसी ने चुराया है, पहले कौन करेंगे, हमारे घर में कोई आए तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, वो इन्होंने शायद वही ले लिया हो, ऐसे हम सोचने लगते हैं। यहाँ पर भी ऐसे हुआ था। फिर अंत में क्या कहते हैं, वीरू की माँ कहती है वो तो खून का रिश्ता है, वो कभी भी ऐसे मत करता है। यही है इस पाठ का जो थीम। काठी फाटी पर बैठे चाचा मंगलसेन हाथ में चिलमा थामे सपने देख रहा था। जो मंगलसेन चाचा था वो एक खाट में वो बैठकर सपने देखने लगते थे। उसने देखा कि वो संबंधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है, जो उनकी बेटे का सगाई हो रहा है, बेटे माने उनके भाई के बेटा। उसकी फगाड़ी पर केसर की चीटे है और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वो घूंट घूंट कर पी रहा है। वो सपने में देख रहा था कि जो संबंधी के घर गए हैं, संबंधी के घर में बहुत बड़ा गिलास में उनको दूध दिए हैं। फिर बाबूजी पास खड़े संबंधियों से उसका परिचय करा रहे हैं, ये मेरा चाचा झाद छोटा भाई है मंगलसेन। फिर ये सपने में देखने लगा कि जो इनके भाई है वो भाई उनके संबंधियों से उनका परिचय कराते हुए कहते हैं कि देखो ये मेरा भाई है, उसका नाम है मंगलसेन, और यह मेरा और संबंधी मंगलसेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और अच्छा ले आओ आधा गिलास, मंगलसेन कहता है और तर्जनी से गिलास का तल में से शक्कर निकाल कर चाटने लगता है। फिर ये सपने में देखता है कि उनके चारों ओर सभी संबंधी खड़े हैं। फिर वो दूध पीता रहता है। उसी समय एक झुक करके पूछता है कि संबंधी के वाले और थोड़ा दूध लाओ। फिर इन्होंने कहता है अच्छा दूध लेकर आओ। मंगलसेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह भी मिटास आ गए, मगर स्वप्न भंग हो गया। वो सपने में ये सब देख रहा था, उसी समय उसका जो सपना था वो तो भंग हो गया। फिर हल्की से झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह स्वप्नों की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगलसेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए संबंधियों के घर जाएंगे। फिर ये सोचने लगता है ये तो सपना नहीं है, आज मेरे भतीजा का जरूर सगाई है। इस सगाई में पहले मेरे भाई जाएंगे, इसके पीछे मैं जाऊंगा। मेरे पीछे क्या होता है, पूरा जो वहां पर की ये क्या क्या सगाई के दिन जो होता है
वहां पर सब बाजा बजेगा। फिर बाजा वहां पर जो नॉर्थ इंडिया में, जो उत्तर भारत में शादी होता है तो बाज बजंती सभी उनके घर में होते हैं। जो वो सगाई के लिए जाते हैं तो उसके घर के पहले जो बाज बजंती लेकर जाते हैं उसके पीछे बड़े जाते हैं, उसके पीछे छोटे छोटे जाते हैं। ये सभी जाके उनके घर में अपने संबंधी का जो सगाई करके वापस आते हैं। ऐसे भी इधर जाते हैं। फिर मंगलसेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटक भर रहा था, मगर ऐसे उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। वो तो इतनी खुशी था, बहुत खुशी था कि वो बैठ नहीं सकता था खुशी में। उसी वक्त कोठरी से संतु आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगलसेन के हाथ में से चिलमे लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। फिर वहां पर एक आदमी आया, उसका नाम था संतु। संतु कौन था? संतु कौन था? मंगल सेन का बेटा। हाँ नहीं, वो तो घर का नौकर था। संतु घर का नौकर था, वीरू उनका बेटा था। फिर वो आकर कहा, चाचा जी आपको आज सगाई में नहीं ले जा रहे हैं। चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई। वो सोच करके सम तो खिलवाड़ कर रहा है। वह भोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे। फिर जो चाचा मंगलसेन थे उनको बहुत दुख हुआ। वो कहा कि क्या मुझे नहीं लेकर जाएंगे तो तुम्हें वहां पर लेकर जाएंगे क्या? तुम तो बड़ों से साथ बहुत मजाक करते हो। ऐसे उन्होंने कहा, किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बापूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। फिर संतु ने कहा कि उसके घर में कुछ बातचीत हो रहे थे। उस बातचीत में क्या हुआ, वीरू जी ने अपने पिताजी से साफ साफ कह दिया था कि जो मेरे सगाई के लिए अकेले बाबूजी ही जाना है और कोई नहीं जाना है। वीर जी आए हैं चाचा मंगलसेन के बदन में। फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतु घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। फिर ये सोचने लगा, शायद संतु ठीक कह रहा हो, क्योंकि संतु तो उस घर के पुराने नौकर था। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतु ने चिलमा के 2 कश लगाए और फिर चिलमा को थाक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूम कर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपयों की शर्त लगती है। फिर क्या हुआ, फिर वो जो घर के बाहर जा रहा था कमरे से, वहां पर जाकर उन्होंने फिर मुड़कर देखकर चाचा जी से कहता है, चाचा जी मैं आपसे शर्त लगाता हूँ 2-2 रुपयों की, आज आप सगाई के लिए नहीं जा रहे हैं। बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। फिर ये नीचे का जगह था, फिर ऊपर उसका घर की रसोई था। उस रसोई में बहस चल रहा था, बातचीत, बहस माने बातचीत हो रहा था। संतु ने गलत नहीं कहा था। रसोई के घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बापूजी बैठे खाना खा रहे थे, एक और बापूजी बैठे थे। चौके के आईने बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन, जो वीरू जी थे और उसकी बहन मनोरमा, वे दोनों एक तरफ बैठे थे। और माँ की चूल्हे के सामने बैठे पराठे सेंक रही थी। जो माँ थी वो रसोई घर के अंदर बैठकर परोठा सेंक रही थी। यही मौके खुशी के हाथों हैं बेटा, कोई पैसे का भूख नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो संबंधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। फिर क्या हुआ, उनके घर में बातचीत हो रहे थे। वीरू जी ने कहा था कि सिर्फ बापूजी जाकर क्या करना है, सगाई करके वापस आना है। लेकिन उनके घर में सभी इससे घृणा थे, क्योंकि घृणा करते थे माने रिफ्यूज करते थे, क्योंकि जो एक शादी हुआ तो सबको खुशी का है। हम सब गए तो बहुत अच्छा होता है, अकेले गए तो वो क्या समझेंगे।
मैंने कह दिया, माँ मेरी सगाई ₹1.25 में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे, जो मंजूर नहीं हो तो अभी से। फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा सगाई सिर्फ ₹1.25 में, सवा माने 1.5 रुपीस, उनमें ही होना है, नहीं तो बाबूजी सगाई डलवाने के 1/4, और नहीं तो मैं इस शादी के लिए मंजूर ना करता हूँ। बस बस आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आया करो, आजकल कौन किसकी सुनता है, छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ, मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। फिर माँ को बहुत दुख होती है, वो कहती है हमारा तो छोटा परिवार है, इस छोटा परिवार में एक शादी होने वाला था, लेकिन इस शादी भी धूमधाम से नहीं, सिर्फ अपने बाप जाकर संबंधियों के घर में सगाई करना है, इसका अर्थ क्या है। फिर वो कहती है कि मुझे मालूम था ऐसे ही होगा, अपनी क्यों करेगा, मैं खान खींच कर इसे मनवा लूंगा। बापूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलारे से कहा, पर वीरू जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादी पर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब अपने बेटे की सगाई की वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिया, बस आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई ढलवा लाइए। फिर बाप ने कहा कि तुम सोचो मत, मैं उन्हें डांटकर इसके लिए मना लूंगी। लेकिन वीरू जी कहते हैं, आप ही इतनी सिद्धांत दे रहे थे, इतनी बात कहते थे कि जो लोग शादी में इतना पैसा व्यर्थ करेंगे, उस पैसे से दूसरों का जीवन हो जाता है, लेकिन आज अपने बेटे का बात आए हुए तो आप कह रहे हैं कि जो शादी है वो धूमधाम से होना है। तो मेरा एक प्रश्न है आप सबके लिए, शादी धूमधाम मनाना है या नहीं मनाना है? शादी धूमधाम से करना है या नहीं? नहीं नहीं, ओके, क्यों? शादी में बहुत पैसा खर्च होता है और खाना भी वेस्ट होता है। या खाने में वेस्ट होता है। फिर क्या बताइए, शादी धूमधाम से करना है या नहीं करना है? आप सबकी दीदी है, भाई है, भैया है, बताइए, शादी धूमधाम से करना है या ना करना है? आप सब शादी में गए हैं क्या? एनीवन? ओनली स्नेहा प्रिया आंसरिंग, अदर्स? आप शादी में गए हैं क्या? हाँ मैम। हाँ, क्या किया है उधर, क्या क्या देखे हैं? क्या क्या देखे हैं शादी में? क्या क्या देखे हैं शादी में? बाजा बजंती है ना? हाँ मैम। ओके, ये छोड़ दो, शादी में आप जाएंगे तो खाने के लिए बैठेंगे, है ना? यस मैम। हाँ जब आप मैम। खाने के लिए बैठेंगे तो आपके जो आसपास रहते हैं वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फैशन के लिए खाते हैं, क्या करेंगे, वो क्या खाएंगे उसके लिए खाएंगे, नहीं तो सब ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, वो ठीक है या नहीं? गलत है मैम। क्यों गलत है? खाना बर्बाद करते हैं वो लोग। खाना बर्बाद करता है, सिर्फ खाना बर्बाद करते हैं? उस खाने से दूसरे लोगों का पेट भी भरता है। पेट भी भरता है, खाना वहां पर जो खाना वो ऐसे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। कुछ लोग फैशन के लिए खाते हैं, आपको मालूम है? हाँ मैम। फैशन के लिए खाते हैं, जो आप उनके सामने बैठते हैं
उसको देखकर देखकर खाते हैं। वो क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे। पेट तो किसका भरना है, हमारा भरना है या उसका? मैम जो भूखा होगा उसका पेट भरेगा। पेट भरेगा। हम फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, हम जाएंगे, मैं और आप दोनों जाएंगे खाने के लिए, एक शादी में जाएंगे, खाने के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। जब हम खाने के लिए बैठ जाएंगे तो हमारा पेट भरने के लिए खाएंगे या दूसरों को देखकर उनका पेट भरना है? हमारा पेट भरने के लिए हम हमारा पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं, है ना। दूसरों को क्यों देखना है? दूसरों को देखना है क्या? नहीं मैम। नहीं, दूसरों को देखकर खाना मत खाना है। फिर जो शादी में इतनी मैम खाना डिपेंडिंग अपॉन देयर मेंटालिटी हाउ दे विल बिहेव इन आउटसाइड, सो हाउ कैन वी जज एनीवन? नॉट जज, इधर जज नहीं होता है। जो खाने के लिए बैठते हैं तो दैट्स नॉट ए फैशन। नो, खाना किसके लिए परोसते हैं? घर में आपके घर में खाना परोसते हैं माँ, किसके लिए परोसते हैं? आपका पेट भरने के लिए ना। यस मैम। आप खाना क्यों खाएंगे? भूख लगेगी तो खाएं। भूख लगेगी तो खाना खाएंगे। जो शादी में इतनी खाना वेस्ट करेंगे, इतने खाना वेस्ट करेंगे, वही खाना बहुत सारे भूखे लोग होते हैं उनके लिए दे दिया तो कितना खुश हो गए ना वो। इसलिए शादी तो करना है, धूमधाम से करना है, लेकिन जो धूमधाम का नाम लगाते हैं वो धूमधाम के लगाने से जो भूखे लोग होते हैं उनके लिए खाना देकर आकर ये धूमधाम से शादी मनवा सकता है। लिमिटेड जो बहुत सारे भूखे लोग होते हैं उनके लिए आप कुछ दिए तो वो लाइफ लॉन्ग आपको याद करेंगे, वो इन्होंने खाना दिया है उनके शादी में, है ना। उनका आशीर्वाद भी मिलेंगे, ठीक है या नहीं? ठीक है मैम। इसलिए हम हमेशा जो खाना बर्बाद करते हैं, सिर्फ मैं शादी का बात नहीं कर रहा हूं, घर में भी बहुत सारे लोगों के घर में क्या करेंगे, इतने खाना बनाते हैं और उसे क्या करेंगे, ऐसे ही फेंक देंगे। लेकिन उसे फेंकने से पहले उस खाने को कुछ किसी को दिया तो वो आपका नाम लेकर खाना खा जाएंगे। इसलिए खाने का महत्व बहुत होता है। इसलिए खाना मत छोड़ दो। आप कहीं शादी गए या किसी फंक्शन में गए तो प्लीज, होटल में गए तो भी कुछ खाना वेस्ट मत करो, क्योंकि वो खाना किसी दूसरे का पेट भर सकते हैं, है ना। यस, यही है जो यहाँ पर वीरू जी का, वही है जो शादी को धूमधाम मनाना वो मना करता है। वो कहता है कि 100 रुपया में मेरा शादी करवा दो। फिर वो शादी की सगाई करने के लिए उसके बाप को ही अकेला जाने के लिए वो कहता है। फिर सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो भाजा भी नहीं होगे। वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। वे जो संबंधी ठीक समझे दे दे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर बाबूजी ने कहा अकेले जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एटलीस्ट 5 से या 7 संबंधी को लेकर जाऊंगा। फिर वहां पर जाने समय भाजा भी नहीं लेकर जाऊंगा। फिर जो वो देंगे उसे लेकर आऊंगा और कुछ बात नहीं करूंगा। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे, सब जब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई। जो कुछ वीर जी कहने जा रहा था उसी समय मंगलसेन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहे थे। अच्छा, अभी मंगलसेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगे, माँ जी ने कहा। फिर माँ ने कहा जो मंगलसेन वहां पर आ रहा है, तुम सब चुपचाप से खाना खा लो, अब वो यही बात आगे बढ़ेगा। 50 बरस की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढील पड़े गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियां चढ़ाता तो पांव घसीट कर बार बार छड़ी टकोरता हुआ। जब भी वो सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर ही साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करके कहता, आओ मंगलसेन जी पेचकस दे।
और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता था, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तो अपनी ही हैसियत तो देखो। फिर यहाँ पर मंगलसेन के बारे में कहता है वो कैसे होता है, वो हमेशा चढ़िया रखकर वो चलता था, सभी उनको हंसी मजाक उड़ाते थे। जब वो हंसी मजाक उड़ाते तो वो क्या करता था, उनसे पूछता था कि आप बड़ों को आदर करना, बड़ों का मर्यादा करना, उनका मजाक मत करना। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाश्ता किसी जमाने के फौज में रह चुका था। वो कभी जमाने के किसी का जमाने में वो फौज में काम किया था, रह चुका था। इसी कारण अभी भी सिर के खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। जो खाकी पगड़ी की एक हैसियत है कि ये एक सरकारी नौकर के एक जो क्या कहते हैं हम, चपरासी से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर्स, आप इंस्पेक्टर सभी देख सकते हैं, वो सभी यही जो खाकी की पगड़ी पहनते हैं। शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना ऐसा नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगलसेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मुंह से मस्त तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी बाहों के नीचे दाई आंख कुछ ज्यादा खुली हुई थी और बाई आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई थी। सामने में 3 दंत गायब थे। उनका था जो 3 दांत नहीं थे, वो देखने में थोड़ा उनकी आंख ये सभी डिफरेंट था। सो बहुजाई ने आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों को होते हुए भी। फिर इन्होंने अपने भाभी से कहा, भाभी क्या आप रोटी सेक रही हैं क्या? इतने लोग घर में नौकर है, आओ मंगलसेन जी आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। फिर जो मंगलसेन वहां पर आता है तो वो भाभी कहते हैं कि भाभी आओ मंगलसेन, यहाँ पर देखो कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। जो वीर जी वहां था, वीर जी अपने चाचा मंगलसेन से बहुत प्यार करता था। उठकर चाचा जी को पागलपन करो बेटा, तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं। बाबूजी ने बेटे को झिड़कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेम गए। कोने में बैठा संतो जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। फिर वहां पर जब वो आए तो बाबूजी ने कहा उनके लिए जगह दो। तब वीरू जी उठा के वहां पर इधर आया तो संतु था, वो हंसी मजाक उड़ा रहा था। किसका? मंगलसेन का। सो नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू द सेम लेसन। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय।